हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो यूपी टेट के एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें जो आज हम करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 15। चैप्टर 15 है आपका अकॉर्डिंग टू माय प्लेलिस्ट। अगर हम अभी ये आपको पार्ट 3 जो दिखाई दे रहा है, ये एससीईआरटी की क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक है। क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक है। अगर मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री का जो इतना भी अभी हमारा पार्ट है उसमें 60% आपका सिलेबस हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं प्रीवियस वीडियोस, तो आप प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उनको देख सकते हैं। ठीक है। अब जो हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं उसमें किसी एक वंश ने शासन नहीं किया था। पहले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, बलबन आया था, मंगोल का आक्रमण हुआ था, वो हम प्रीवियस चैप्टर में सब कुछ समझ चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका खिलजी वंश, जिसका शासनकाल आपका 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा था, जिसमें सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आया था। उसके बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन आया था, और किस तरीके से उसने दिल्ली पर राज किया था और उसका क्या टाइम पीरियड था, ये सब कुछ हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। अगर आप उनको हैंड टू हैंड नोट करते हुए जाते हैं तो बाद में आपके पास बहुत अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा हिस्ट्री के नोट्स का। तो आपके लिए लास्ट टाइम पे वो काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका जो आपका शासन काल था वो 1290 से 1296 तक था। 6 साल ही इसने किया था। अब जब बलबन की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो तुर्क थे और जो खिलजी थे सरदार, उनके बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। उनके बीच में लड़ाई हो गई थी, तुर्क और खिलजी के बीच में। अब इस संघर्ष में जो खिलजी सरदार थे जलालुद्दीन फिरोज, वो सुल्तान बनने में सफल हो गए थे। अब ये जो खल्ज नामक स्थान से ये लोग आए थे अफगानिस्तान के। अगर हम अफगान की भाषा में उसको बोलते हैं तो खल्ज का मतलब होता है कि गर्म प्रदेश, इसलिए इनको खिलजी कहा गया। अब जलालुद्दीन फिरोज तो थे, इन्होंने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना करी थी। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी, तो वो जलालुद्दीन ने करी थी, ना कि अलाउद्दीन ने। तो जलालुद्दीन फिरोज ने स्थापना कर दी थी। वो बहुत ही उदार और अच्छे शासक थे। दंड के नियम वो बहुत ज्यादा नहीं मानते थे, बहुत ज्यादा एक तरीके से उदारता उनके अंदर थी। तो ये सारी चीजें जलालुद्दीन की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं। अब जलालुद्दीन का भतीजा था अलाउद्दीन। अब अलाउद्दीन क्या था, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको इक्तदार बताए थे कि अलग अलग, जैसे आज की डेट में हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, उस समय पे अलग अलग ऐसे इक्तदार होते थे और उनका अपना एक सरदार होता था और उसी के रूल रेगुलेशंस वहां पर चलते थे। तो जो जलालुद्दीन का भतीजा था वो इलाहाबाद का इक्तदार था, अवध का, और वहीं का ही वो डिफेंस मिनिस्टर भी था, रक्षा मंत्री अगर हम बात करते हैं। उसने क्या किया, वो वहां से देवगिरी के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकला अपने आप ही, और वहां पर उसको विजय के साथ साथ उसको बहुत सारा धन मिला। अब जलालुद्दीन ने सोचा कि भाई उसको कॉन्ग्रेचुलेट तो करना चाहिए, मेरा भतीजा इतनी बड़ी जीत करके आया है, ये सब है। तो वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए इलाहाबाद की ओर चल पड़ता है। अब वहीं क्या होता है कि इलाहाबाद की तरफ जाते हुए रास्ते में उसका ही भतीजा अलाउद्दीन उसकी मृत्यु करवा देता है, और उसके बाद वो दिल्ली के सिंहासन उसको मिल जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। ये उसकी एक चाल कह लें या उसका एक षड्यंत्र कह लें कि उसने ये आक्रमण वहां पर करा, वो वहां पर जीता। उसके बाद ये जलालुद्दीन उससे मिलने के लिए जा रहा था तो रास्ते में ही उसने उसको मरवा दिया और खुद स्वयं वो दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठ गया। अब अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की बात करते हैं तो वो 1296 से लेके 1316 तक आपका आ जाता है। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, हिस्ट्री को अगर आप रटेंगे ना, आपको कभी याद नहीं होने की, क्योंकि बहुत पॉइंट है। उससे अच्छा है कि आप इसको एक स्टोरी की तरह समझें। स्टोरी की तरह जब आप उसको समझेंगे तो स्टेप बाय स्टेप, और दूसरी एक चीज, स्टोरी की तरह समझने के साथ साथ इसको लिखना भी जरूरी है। कोई भी पॉइंट है, जैसे आपने जलालुद्दीन हो गया, जलालुद्दीन के बाद उसके नीचे एरो लगा के कर दिया अलाउद्दीन, अलाउद्दीन के बाद नेक्स्ट वाला कर दिया, उसका टाइम पीरियड उसके साथ कर दिया, उसके बाद उसको रिपीट कर दे रही है, रिकॉल कर दे रही है, अच्छा जलालुद्दीन था, फिर वो अलाउद्दीन किससे मिलने जा रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर वो उसका शासक बन गया था। तो ये कुछ ट्रिक्स अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफी कन्वीनियंट रहेगा हिस्ट्री को रिकॉल करना। अब ये था अलाउद्दीन खिलजी।
जो कि 1296 में दिल्ली के तख्त पर बैठ गया था। अब ये क्या था, अलाउद्दीन जो था वो विजेता तो था ही साथ बहुत ही कुशल शासक भी था और चतुर राजनीतिज्ञ था। मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि एक बहुत ही क्लेवर टाइप पॉलिटिक्स जिसको आती थी, वो था अलाउद्दीन। अब उस टाइम पे जब ये सुल्तान बना था, तो इस दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें काफ़ी बोलबाला उसका रहा। अब जो जलालुद्दीन था वो बहुत उदार शासक था, लेकिन ये जो अलाउद्दीन रहा, ये उतना उदार नहीं था। उसके टाइम पे अमीर और सरदार बहुत विद्रोह करते थे, आक्रमणकारी जो थे मंगोल के वो लगातार आक्रमण भी कर रहे थे। तो इन सारी सिचुएशंस को उसने बहुत ही पोलाइटली और पेशेंस के साथ में उसने डील किया, बहुत प्लान्ड तरीके से। अब जलालुद्दीन खिलजी जो उदार और नीति वो अपनाता था, एक बहुत ही सहिष्णु वाली नीतियाँ, उसको इसने हटा दिया और बहुत ही ज़्यादा कठोर नियम लागू कर दिए और बहुत ही प्लान्ड तरीके से होते हैं ना कि रूल्स और रेगुलेशन बना दिए और आपको स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना है, वो वाली चीज़ें इसने स्टार्ट कर दी। अब राज्य और धर्म का अलगाव किस तरीके से हुआ था? जितने भी धर्म गुरु थे, उलेमा का दखल इसको पसंद नहीं था अपनी चीज़ों में। ये क्या करता था, नियम बनाता था और उनको लागू करने में भी वो बिलीव करता था कि अगर कोई नियम बनना है, तो वो एज़ इट इज़ फॉलो भी होना चाहिए। सैनिक सुधार की अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन का, तो वो किस तरीके से रहा? अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय है, उसका जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, वो उसकी सेना को जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे और ये अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड थे। जैसे किसी को घुड़सवारी अच्छी आती थी, तो वो उस कैटेगरी में था। किसी की शस्त्र चलाने की योग्यता थी, तो उसके आधार पर दी जाती थी। एक तरीके से टेस्ट जैसे आजकल हम एंट्रेंस टेस्ट देते हैं ना कि भई आप इस कैटेगरी के हो, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आती है। इस तरीके से इसने अपनी सेनाओं को रखा हुआ था और इसी वजह से इसकी जो सेना थी वो बहुत ही ज्यादा सुसंगठित सेना इसको माना जाता था। अब ये अपने सैनिकों को वेतन तो देता ही था, साथ साथ घोड़ों पर दाग लगाने की भी व्यवस्था इसी ने स्टार्ट करी थी। अब नए किलों का निर्माण भी करवाया था, पुराने किलों की मरम्मत भी करवाई थी। ये सारी चीजें भी अलाउद्दीन ने ही कराई थी। अब क्या था कि सुल्तान बनने के बाद सिर्फ वो दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था अलाउद्दीन, तो उसने क्या किया कि भाई मुझे तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। अब उसके लिए उसने किस-किस राज्य पर अधिकार किया? गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार और चंदेरी के साथ के जितने भी राजपूत राजाएँ थे, उनको हराया था और उनके राज्यों पर उसने अधिकार कर लिया था। एक अलाउद्दीन का सेनापति था मलिक काफूर। इसने दक्षिण के 3 राज्यों पर विजय प्राप्त करी थी, जिसमें भारत के देवगिरी हो गए, तेलंगाना, वारंगलन, होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त करी थी और सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए उनको विवश किया था कि भई अब मैंने तो आपके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, अब तो हमारे सुल्तान के अधीन आप हो ही गए। अब उनको इस शर्त पर शासन करने दिया गया था कि सुल्तान को वो टैक्स देते रहेंगे। अब दक्षिण के राज्यों को अपने राज्य में इसने नहीं मिलाया था, उनको इंडिविजुअल छोड़ दिया था और उनसे टैक्स की वो वसूली करता रहा था। अब अमीर और जो सरदार थे, जो अलाउद्दीन के खिलाफ हो गए थे, विद्रोह करते रहते थे, उस पर इसने किस तरीके से अपना नियंत्रण किया था। अब अलाउद्दीन का मानना ये था कि जितनी भी दावत हो गई, उत्सव हो गए, उसमें जितने भी अमीर और सरदार में एक तरीके से निकटता और आत्मीयता बढ़ती है, जिससे कि वो सुल्तान के प्रति क्या कर सकते हैं, षड्यंत्र करते थे, विद्रोह करते थे, उनका उन्हें चांस मिलता था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया, उनके ऊपर बहुत ही कठोर प्रतिबंध लगा दिए। क्या-क्या प्रतिबंध लगाए, जैसे कि वो दावत नहीं कर सकते थे, मदिरा पान हो गया या उनका सोशल गैदरिंग हो गई, उस पर उसने रोक लगा दी। कोई भी समारोह वो आयोजित नहीं कर सकते थे। गुप्तचर उसने छोड़े हुए थे, जो कि हर टाइम अमीरों और सरदारों पर नज़र रखते थे। अब इससे क्या होता था कि वो जितने भी सरदार हो गए या अमीर हो गए, वो सब लोग डरे हुए रहते थे, भयभीत रहते थे और वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करते थे सुल्तान के विरुद्ध जाने की। तो इस वजह से अलाउद्दीन ने अपना पूर्ण नियंत्रण अमीरों और सरदारों पर उस टाइम पर किया हुआ था। अब इस सब के बाद आता है मंगोल का आक्रमण। मंगोल के आक्रमण पर किस तरीके से प्रतिरोध हुआ था? अब भारत की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोल के आक्रमण होते रहते थे। अलाउद्दीन के समय पर भी ये आक्रमण हुए। अब अलाउद्दीन ने बलबन की भांति पुराने किलों की मरम्मत तो करवाई और किलों का निर्माण भी करवाया। उसने उसमें किलों में बहुत ही ज्यादा योग्य और कुशल सेना भी रखी, जो कि मंगोल के आक्रमण जो होते थे वहां से वो उनको रोकती थी।
अगर हम कृषि की बात करते हैं तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है अलाउद्दीन से रिलेटेड, कि अलाउद्दीन पहला ऐसा शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को गज से नापने की प्रथा शुरू करी थी। जैसे कि भूमि को गज से नापने की प्रथा किसने शुरू करी? अलाउद्दीन ने। अब 60 वर्ग का गज 1 बीघा होता था। अगर हम खराज लगान की बात करते हैं तो वो पैसों से नहीं बल्कि अनाज के रूप में वसूल किया जाता था और नगरों को पर्याप्त मात्रा में उस अनाज को पहुंचाया जाता था। तो जो गज से नापने की प्रथा थी वो अलाउद्दीन ने शुरू कराई थी। बाजार पे और एक नियंत्रण इसने स्टार्ट कराया था। जैसे क्या हुआ था कि मंगोल के आक्रमण ने राज्य की सुरक्षा और सल्तनत के विस्तार के लिए एक बहुत ही बड़ी सेना रखना जरूरी होता था। तो इसने क्या किया कि हर कोई कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार पर नियंत्रण रखा। बाजार पे नियंत्रण से मतलब है कि हर एक वस्तु का इसने एक प्राइस निश्चित कर दिया कि ये वस्तु 10 रुपए में बिकेगी, ये 20 रुपए में, ये 5 रुपए में, इस तरीके से। अब जो भी जिस भी निश्चित वेतन जहाँ जिस सैनिक को मिलता था वो हर कोई अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर सकता था। अब उसकी बाजार व्यवस्था के लिए इसने बहुत ही ज्यादा ईमानदार और कुशल कर्मचारी भी नियुक्त किए थे जो कि व्यापारियों पर नियंत्रण रखते थे। नियमों का पालन भी करना पड़ता था। यदि अगर कोई दुकानदार है वस्तुओं की कीमत ज्यादा ले लेता है या नापतोल कम कर देता है तो उसे भी कठोर दंड दिया जाता था। अब बाजार के भाव हो गए या सामानों पर निगरानी रखनी हो गई, ये सब भी गुप्तचर करते थे। अब सुल्तान भी बाजार की एक तरीके से सूचना डेली बेसिस पे लेता था और कभी-कभी क्या हो जाता था कि वह खुद भी बाजार में जाता था, मूल्यों की जांच करता था, क्या चीजें किस तरीके से चल रही है, खुद से चेक वो चीजें करता था, जिससे कि वो पहला शासक था जिसने की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करी थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। अब अगर हम साहित्य और कला की बात करते हैं तो बहुत ही एक प्रसिद्ध विद्वान था अमीर खुसरो और बरनी, दो थे। ये नहीं, एक ही था, अमीर खुसरो व बरनी। उसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरे अब जो थे वो अपनी पहेली, दोहे, कव्वालियों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थे। किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। इनकी एक ही कविता है, ये आपसे पूछी जा सकती है कि ये किसने लिखी है। एक कुड़ी ने यह गुण कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकला लाल। ये किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी। अब कुछ और चीजें हैं, कुछ और पॉइंट है जो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के द्वार के रूप में अलाई दरवाजा बनवाया था। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया था। अब उसने दिल्ली के निकट एक विशाल टैंक का भी निर्माण कराया था जिसे हौज खास कहते हैं, जो आज भी फेमस है दिल्ली में हौज खास के नाम से। वो अलाउद्दीन ने करवाया था। खंबा महल का भी निर्माण अलाउद्दीन ने ही, हजार खंबा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन ने ही करवाया था। तो ये सारी चीजें हैं, ये पूरा चैप्टर है जो खिलजी वंश से रिलेटेड है अलाउद्दीन का। होप सो ये पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो अभी हम करेंगे, तो आपका ये जो चैप्टर है और भी अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। जैसे जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तानत कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के किन किन राज्यों को जीता था? तो उसने गुजरात, आपका रणथंबोर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी, ये सारे राज्य थे जिसको अलाउद्दीन ने जीता था। सेना की शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन ने क्या उपाय करे थे? अगर हम अलाउद्दीन के उपाय की बात करते हैं तो उसने क्या किया था? उसने सेना को अलग-अलग कैटेगरीज में कर दिया था। जैसे अगर कोई शस्त्र चलाने में बहुत ज्यादा माहिर है तो उसको उसके लिए उसने रख दिया था, और अगर कोई आपका घुड़सवारी में अच्छा है तो वो घुड़सवारी कर सकता था। उसकी जो सेना थी उसमें 4 लाख से भी ज्यादा सेना थी, इसीलिए ही वो जो चीजें थी उसकी सेना थी वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं का मूल्य क्यों निश्चित किए थे? वो इसलिए किए थे, बाजार पर नियंत्रण किया था ताकि जितने भी लोग हैं, जितने भी सैनिक हैं, जो इनका एक निश्चित वेतन है वो भी अपना निर्वाह कर सके। इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्यों को निश्चित किया था। अमीर और सरदारों की अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको कैसे नियंत्रित किया था? इनके राज्यों पर क्या कर दिया था? अधिकार कर लिया था। अमीरों की दावतें हो गई, मदिरा पान हो गई, उन पर नियंत्रण कर लिया था। सामाजिक समारोह में सारी चीजें बंद करा दी थी और गुप्तचर भी छोड़ दिए थे जो हमेशा उस पर नजर रखते थे। अब नेक्स्ट आता है कि खिलजी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था? नहीं,
खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके जलालुद्दीन खिलजी। मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था। बिल्कुल, मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन का सेनापति था और उसने दक्षिण के 3 राज्यों पर राज भी किया था। खराज लगान निश्चित करने के लिए भूमि को गज में नापा जाता था। बिल्कुल सही बात है और 60 गज का हिसाब था। अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार का प्रमुख विद्वान था। नहीं, वो अलाउद्दीन के उसका फिरोज के दरबार का प्रमुख विद्वान था। अब जलालुद्दीन खिलजी जो था वो कब दिल्ली का सल्तनत बना था? वो बना था आपका 1290 ईस्वी में। एक सेकंड, आपका 1290 दिल्ली का सुल्तान बना था। अब जो मलिक कफूर था वो सेनापति था अलाउद्दीन का। उसने दक्षिण के 3 राज्यों पर राज किया था। उसमें पहला आपका आता है देवगिरी, दूसरा आपका आता है तेलंगाना, तीसरा आपका आता है होयसल। अब अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन ने करवाया था। दिल्ली में करवाया था। इसका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? 1296 से लेकर 1316 तक उसने शासन किया था दिल्ली पर। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो आप नोट कर सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो और कोई डाउट भी नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे की वीडियोस के लिए। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। चलिए, थैंक यू सो मच।